Assalamu alaikum students. This voice note is just to help out the students of class 8 to solve biology worksheet number 1. Now I am starting chapter number 1, Introduction to Biology. First of all, I am giving you the definition of the word science, which is also our first question. The word science is derived from a Latin word scientia, meaning to know. So we can say that science is the way of getting knowledge. Got it? Now our question 2 was, what is biology? The word biology is composed of two Greek words. Bios means life and logos means discourse or getting knowledge. So we can say that it is a branch of natural science that deals with organisms and different phenomena of life. यानी बायोलॉजी के अंदर हम तमाम ज़िंदा अजसाम के बारे में पढ़ते हैं, तमाम ज़िंदगी के बारे में उनके फैक्ट्स पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों, प्लांट्स, जो चीज़ भी ज़िंदा है उसके बारे में हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. ठीक है. अब हम अगर इफ़ वी वांट टू डिस्कस अबाउट मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, द biology is divided into two main branches, that is botany and zoology. If we want to talk about botany, botany is the study of plants, and zoology, if we want to talk about zoology, zoology is the study of animals. Got it? Now come to question number 3. What हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था, what are the information provided by biology? हम बायोलॉजी से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, ये हमारे पास पेज नंबर 3 पे कुछ पॉइंट्स हैं लास्ट पैराग्राफ में. द स्टडी ऑफ बायोलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, यानी हमारी दुनिया में जितने भी अजसाम, जितने भी चीज़ें मौजूद हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं. रिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म विद एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, हमारा जिंदा साम यानी जितनी भी ज़िंदगी वाली चीज़ें हैं वो जो इस दुनिया में पाई जाती हैं उनका क्या ताल्लुक़ है जो कि दुनिया की में से जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, एक्सटिंक्ट मीन ख़त्म हो गई हैं, जैसे कि डायनासोर्स. हम इसके बारे में भी अभी जो हमारे पास जिंदा साम है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और जो कि हमारे पास ख़त्म हो गए हैं उनके बारे में, और इनका आपस में रिलेशन क्या था. आइडेंटिफिकेशन ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, डिससिमिलरिटीज़ एंड रिलेशनशिप. हमारे पास जो ये पॉइंट नंबर 3 है, ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन का, यानी अगर देखिए मैं आइडेंटिफिकेशन कर रही हूँ, अगर मैं बर्ड्स की बात कर रही हूँ तो मैं आइडेंटिफाई करती हूँ कि तमाम जितने भी परों वाले जानवर होंगे वो हमारे पास क्या चीज़ होंगे, कहाँ पे होंगे, इसको हम किस में ग्रुप करेंगे, इसको हम बर्ड्स में करेंगे. ठीक है. अगर हम बात करते हैं पानी में रहने वाले जानवरों के बारे में, उसको हम पाइसेस में करेंगे. अगर हम जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको ग्रुप में करेंगे, और देखिए तमाम बर्ड्स, जब हम बात करते हैं तो हम बर्ड्स के बारे में ही बात करते हैं, हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में बात नहीं करते. यानी तमाम सिमिलर आइडेंटिफाइड एनिमल्स आर ग्रुप इनटू सेम क्लास. गॉट इट? एंड देन स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म किस तरह, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है. जैसे कि एक इंसान है तो उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह से खाता है, वो हज़म किस तरह से करता है, वो किस तरह से एक्सक्रीट करता है, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है. तो डेट इज़ स्ट्रक्चर फंक्शंस ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी हम अपने पेरेंट्स से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर कर रहे हैं, ले रहे हैं, और हम जो है हमारे यानी पेरेंट्स से जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन में लेते हैं वो भी हम तमाम अपने बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट, देखिए एनवायरनमेंट में भी से भी हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं. रिलेशनशिप है, अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी, यानी हमारा नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है जिसमें गैसेस हैं, ऑक्सीजन नहीं हुई तो हम सांस नहीं ले सकते. ठीक है. और इसी तरह से नाइट्रोजन नहीं है तो प्लांट्स
ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरह से सॉइल नहीं है तो प्लांट ज़िंदा नहीं रह सकते। हमारे प्रोड्यूसर ज़िंदा नहीं, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, प्लांट ज़िंदा नहीं रह सकते तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप्स हमारे आपस में एनवायरनमेंट में, ये भी हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। यानी हम देखिए, सब हर चीज़ अच्छी नहीं हो रही, कोई चीज़ें ख़राब भी हैं और कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छे भी हैं और कुछ हमारे साथ बुरे भी हैं। प्लांट्स हमारे लिए सारे काम कर रहे हैं, हम उससे खाते हैं। ठीक है, हम प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाते हैं। हम जो हैं हर्बीवोर्स को खाते हैं। तो एक तरह से हम लोग एक दूसरे से फ़ायदे में हैं। ठीक है, अब हम मर जाते हैं, मर जाने के बाद हम डिकम्पोज होते हैं। अगर हम डिकम्पोज होके हमारे पास फंजाई बैक्टीरिया नहीं होते तो हम जो हैं इधर दुनिया से ख़त्म नहीं हो पाते, हम डिकम्पोज नहीं हो सकते। तो उसकी वजह से हमारे पास हम इस बायोलॉजी के अंदर हर तरह का इफ़ेक्ट पड़ते हैं, अच्छा और बुरा। ठीक है, कुछ अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ बुरे इफ़ेक्ट्स हैं। बुरे इफ़ेक्ट्स में हम जैसे कि हमारी चीज़ें रखे ख़राब हो जाती हैं, जैसे कि हमारा दूध, अगर हम दूध के अंदर को बॉयल ना करें तो वो फट जाता है। ठीक है, और या फिर हमारे लेदर होता है, लेदर गुड्स होते हैं, अगर वो हवा में ज़्यादा एक्सपोज किए जाएँ तो ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि कोई चीज़ तो इधर हमारे पास इन्वायरमेंट में है जो इनको ख़राब कर रही है। तो ये सब चीज़ें भी हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। Now come on page number 7. In this page we will talk about branches of biology and it is our last question. Our first branch is morphology. This branch deals with the study of external structure of plants and animal. यानी इसके अंदर हम तमाम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी जो कि हमें एक्सटर्नली दिखाई दिया जा रहा है, वो हमको इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी प्लांट्स कैसा है और इसकी ब्रांचेस कैसी हैं, इसके पत्ते कैसे हैं, इसके रूट्स कैसे हैं। ठीक है, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। नाउ सेकंड इज़ एनाटॉमी. Anatomy, it deals with the internal structure or organs of organism. In plant, it deals with the arrangement of different types of tissues in root, stems, leaves, stems, leaf, etc. यानी इसके अंदर हम क्या कुछ देखते हैं, हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसके किस तरीके के टिश्यूज़ हैं। ठीक है, नाउ histology deals with the study of tissues of plants and animals under microscope. बिल्कुल उसी तरह से कि अंडर माइक्रोस्कोप इसके जो छोटे छोटे टिश्यूज़ और प्लांट्स हैं, इसके अंदर जो इसका स्ट्रक्चर है उसको हम अंडर माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ हमारे पास आता है नंबर 4 साइटोलॉजी. साइटोलॉजी के अंदर हम सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, यानी सेल के बारे में, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल का फंक्शन क्या है, उसका कंपोजिशन किस तरह से है और उसके कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, नाउ फिजियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसमें हम क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, उनके कितने पार्ट्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं. इकोलॉजी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. यानी हम क्या बात कर रहे हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं, यानी वो लोग क्या एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है यानी गैसेस हैं, सन है, इससे इनको क्या बेनिफिट पहुंचा है और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है. इस स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं. एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ चेंजेस विच अकर्स आवर ज़ाइगोट फॉर्मेशन अप टू द ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म्ड. यानी जब हमारे पास गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो ज़ाइगोट यानी बेबी प्लांट और बेबी एनिमल फॉर्म होता है. अब इसमें जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, जो कि एक बिग ऑर्गेनिज्म के बनने तक का टाइम है, उसकी तमाम स्टेजेस को हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. टेक्सोनॉमी इट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, classification,
scientific naming of living organism according to their similarities and dissimilarities, यानी तमाम सिमिलर ऑर्गेनिज्म को हम एक नाम देते हैं, उनको एक क्लास देते हैं और उनको एक ग्रुप के अंदर रख देते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक दैट हम अपनी क्लासें, जैसे स्कूल के अंदर हमारी क्लासें होती हैं, वन क्लास में एक सेम ग्रुप छोटे बच्चों का बैठता है और सेकंड क्लास में सेकंड, और इसी तरह से मैट्रिक में हमारे पास बड़े बच्चे बैठते हैं। इसी तरह से जैसे कि मैं अगर एनिमल्स की बात करती हूँ, अगर मैं बर्ड्स की बात करूँगी, आप फौरी तौर पे स्पैरो, पिजन और ईगल वगैरह बात करेंगे। तो इसी तरह से जो तमाम परों वाले एनिमल्स होंगे उनको हम बर्ड्स कहेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इन सब को नेमिंग जो दी जाती हैं और उनको एक ग्रुप में किया जाता है, उनको एक क्लास में किया जाता है, ये हम टेक्सोनॉमी के अंडर में लाते हैं, ठीक है। नाउ आवर नाइन्थ branch is genetics. It deals with the study of inheritance, including transmission of hereditary characters from parent to their offspring. अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि तमाम हम जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से हासिल करते हैं, या मैं दूसरे वर्ड्स में ये कहूँ कि ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स, यानी पेरेंट्स के ज़रिए जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आगे के ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं वो हम जेनेटिक्स के अंडर में पढ़ते हैं। नाउ आवर 10th branch is paleontology. Paleontology is the study of animals and plants that lived in remote past and are now found as fossils in the rocks. अगर हम बात करते हैं कि ये उन जानवरों या प्लांट्स के बारे में हैं जो कि रिमोट पास्ट में थे। अब आप ये सोचेंगे रिमोट पास्ट में था यानी पुराने वक्त में था, जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं, तो हमें कैसे उसके बारे में पता चल रहा है? दे आर प्रेजेंट इन द रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। एंड व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स आप ऐसे समझिए कि जैसे कि एक जानवर या एक प्लांट डिके हो गया, मर गया, लेकिन ये हम बात आज की नहीं कर रहे, हम बहुत हज़ारों साल के बारे में से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो मर गया और ज़मीन में दफन हो गया, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी पड़ती गई, उसके ऊपर पानी आता गया, फिर देन मिट्टी पड़ती गई और बहुत सालों साल, हज़ारों साल गुजर गए। जैसे कि हम बात करते हैं डायनासोर्स की, ठीक है, वो किस तरह से डिस्कवर हुए। अब एक वक्त ऐसा आया कि वो सब उस जगह पर कोई आबादी आई और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हुए, तो फिर उसके बाद उस जगह की खुदाई करना शुरू की। कंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा से खुदाई की जाती है। अब जब खुदाई की गई तो उनको बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप का प्लांट जो कि आज के ज़माने में मौजूद नहीं है या डायनासोर आपको दिखा तो आप परेशान होंगे, ये क्या चीज़ है। तो फिर आप आर्कियोलॉजिस्ट से रब्ता करेंगे, वो अपनी साइंस लेबॉर्ट्री में ले जाके उसे चेक करेगा कि व्हाट इज़ दिस, तो उससे हमें पता चलेगा कि दिस इज़ remote animal or plant which is not present in that age and now it is extinct, यानी वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो ऐसी स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं और इसके बाद हम कह सकते हैं कि इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 branches, पैलियोबॉटनी which is the study of plant fossils and paleozoology which is the study of animal fossils, ठीक है। Now we come to branch number 11, biochemistry. It deals with the chemistry and chemical aspects of living system, यानी कोई भी लिविंग थिंग किस तरह से केमिकली बना हुआ है, ठीक है। अब हम अपनी बात करते हैं। अब आप कहेंगे केमिस्ट्री की बात क्यों कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, लेकिन हम अपने आप को देखेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस भी आते हैं। जैसे कि अगर हम जिंदा हैं तो जब भी, और जब हम मर जाएंगे जब भी। जब हम जिंदा हैं तो जैसे कि हम प्रोटीन खा रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्स और मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। अब ये किस तरह से हमारे पास हज़म होने के लिए या फिर हम एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी के अंदर इसके अंदर चेंजेस लानी पड़ेंगी। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे कि HCl है, गैस्ट्रिक जूस है, तो ये सब इस पर एक्ट करेगा, इसको सिंपलर फॉर्म में लाएगा एंड देन वी चेंज द protein is changed into simpler form.
और इसी तरह जब हम डिकम्पोज होंगे, हम जब मर जाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर भी केमिकल चेंजेस आएंगे। तो ये सब हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। देन 12 हमारी है माइक्रोबायोलॉजी। It deals with the study of microscopic organisms such as viruses, bacteria। हम माइक्रोस्कोपिक जो कि हम आम नज़र से नहीं देख सकते, तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वायरसेस और बैक्टीरिया को हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। नाउ हमारा लास्ट है बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, एनिमल, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। यानी हम तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे हमारी वेलफेयर के लिए, मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए ये किस तरह कारआमद होंगे। आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नेमतें अता की हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, ठीक है, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन अगर हम उसमें साइंस इन्वॉल्व कर दें, जैसे एज़ फॉर एग्जांपल हम लोग मैंगोज़ खाते हैं, उसकी फील्ड, उसके अंदर हम उसकी काश्तकारी में, उसकी एग्रीकल्चर के अंदर हम साइंटिफिक वेज यूज़ करें और उसकी मैनिपुलेशन यानी उसकी जो हम एग्रीकल्चर को उसको और एडवांस कर दें तो हमें और अच्छी फसल हासिल होगी। इसी तरह हमारे पास रोज़ प्लांट्स हैं, उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी पैदा कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्म्स में हमें जो है मीट की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है, तो वो भी हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़्यादा कर सकते हैं। होपफुली कि मेरा ये लेक्चर आपको बहुत यूज़फुल होगा। आप अब आसानी से अपने वर्कशीट को कंप्लीट कर सकेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।